अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यावर अमीर गुजर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। क्रिमिनल मेजर एक्ट की हम स्टडी कर रहे हैं और सेक्शन 193 तक हमने कवर कर लिया है। सेक्शन 194 से आज हमने स्टार्ट करना है इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो एक वर्ड अनएक्सप्लेन्ड रह गया था कलंदरा का, और वो इस वीडियो में मैंने लास्ट में बताया भी था कि 107 151 से मुतल्लिक़ ये कोई टर्म है। अब एग्जैक्ट मेरे उस वक्त माइंड में नहीं आ रही थी, तो यानी उस वक्त ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था। अगर आप इसको देखेंगे ये CPC या CRPC में या PPC में ये लफ्ज़ जो कलंदरा है शायद ये तो आपको ना मिले, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो ये है कि दरअसल ये एक प्रिवेंटिव मेजर है जो लिया जाता है अगर किसी ऑफेंस को उसके कमिट होने से पहले कुछ ऐसी उसके मुतालिक मालूमात हो गई है, मालूमात मिल गई है, तो उसको रोकने के लिए ताकि मुस्तकबिल में ये ऑफेंस कमिट ना हो, आने वाले वक्त में ये ना हो, इसका जो प्रिवेंटिव मेजर जो लिया जा सकता है वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। ये है CRPC का सेक्शन 107 है और 151 है, वहाँ पे इस्तेमाल होता है। जहाँ पे सेक्शन 107 में तो है मजिस्ट्रेट साहब किसी से ये ज़मानत लेते हैं कि आप कोई हमें श्योरिटी दें कि आप किसी एक्टिविटी में इस तरह की मुलविस नहीं होंगे, उनसे एक मुचलका तलब करना, एक ये प्रिवेंटिव मेजर है। और दूसरा जो सेक्शन 151 है उसमें कोई पुलिस ऑफिसर साहब जो है वो किसी को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, इस मजिस्ट्रेट साहब के वारंट के बगैर उनको गिरफ़्तार कर सकते हैं ताकि किसी ऑफेंस में को होने से पहले रोक लिया जाए। तो इस सूरत हाल में जो टर्म है ये कलंदरा की इस्तेमाल होती है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 194 से। गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ कैपिटल ऑफेंस, कि किस रॉन्ग फॉल्स एविडेंस देना है या इसको फैब्रिकेट करना है इस इंटेंट के साथ कि किसी के ख़िलाफ़ आप जो है कैपिटल ऑफेंस की पनिशमेंट आप हासिल कर लें, कन्विक्शन हासिल कर लें। Whoever gives or fabricates false evidence intending thereby cause or knowing it to be likely that he will thereby cause any person to be convicted, कब के किसी इस तरह का झूठा एविडेंस देना या उसको फैब्रिकेट करना कि इस इंटेंशन के साथ कि इससे या तो होगा या वो जानता है कि गालिब इम्कान है कैसा हो सकता है कि इस तरह से वो किसी इंसान को कन्विक्शन दिला देगा ऑफ एन ऑफेंस विच इज़ कैपिटल बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। और वो जो ऑफेंस जिसके ख़िलाफ़ में उसकी वो ऑफेंस जिसके रिलेटेड मैं उसके अगेंस्ट कन्विक्शन हासिल कर रहा हूँ वो एक ऐसा ऑफेंस है जो कि कैपिटल ऑफेंस है, किसी भी कानून के तहत जो भी क़ुव्वत में है। Shall be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। और उसको क्या होगा फिर 10 साल तक की सज़ा हो सकती है ना, विद imprisonment for life उसको उम्र कैद हो सकती है, या फिर 10 साल की कैद बामुशक्कत हो सकती है, या फिर और एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और इसके साथ साथ उसे जुर्माना भी होगा। यानी जो कोई बंदा कोई इस तरह का फॉल्स एविडेंस देता है या उसको फैब्रिकेट करता है इस नीयत से कि अगर ये एविडेंस मैं कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेश करता हूँ या किसी इसको एविडेंस को इस तरह से इस्तेमाल करता हूँ जिससे मैं एक दूसरे बंदे के ख़िलाफ़ कन्विक्शन हासिल कर लूँगा, और कन्विक्शन किस केस में हासिल करूँगा जो कि कैपिटल ऑफेंस है, कोई किसी भी लॉ के तहत अगर वो कैपिटल ऑफेंस है उसमें वो कन्विक्ट हो जाएगा, उस जो है ये फॉल्स एविडेंस देने से उसके ख़िलाफ़ मैं कन्विक्शन हासिल कर लूँगा। तो ऐसे इंसान को उम्र कैद की सज़ा हो सकती है या 10 साल कैद बामुशक्कत हो सकती है, और इसके साथ साथ उसको जुर्माना भी होगा। ठीक है, शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन भी होगा, और नहीं है एंड। अच्छा, इफ़ इनोसेंट पर्सन बी देयर बाय कन्विक्टेड और एग्जीक्यूटेड। अब अगर यह है कि उसने ऐसी कोशिश की और ये कोशिश कामयाब हो गई और कोई मासूम इंसान ऐसे एग्जीक्यूट कर दिया गया, कन्विक्ट हो गया। एंड इफ़ एन इनोसेंट पर्सन बी कन्विक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच फॉल्स एविडेंस, इस तरह की झूठी शहादत की वजह से वो एग्जीक्यूट हो गया, द पर्सन हु गिव्स सच फॉल्स एविडेंस शैल बी पनिश्ड, और फिर इस इंसान को क्या सज़ा दी जाएगी, शैल बी पनिश्ड ईदर विद डेथ और द इम्प्रिजनमेंट हेयर इन बिफोर डिस्क्राइब्ड, या फिर उसको मौत की सज़ा होगी या जो वो सज़ा जो यहाँ पहले बताई जा चुकी है, यानी पिछली जो पैराग्राफ था उसमें जो बताई जा चुकी है। यानी एक तो था कि उसने सिर्फ दिया और वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ अभी तक, दूसरा है कि उसने दिया और वो एग्जीक्यूट हो गया। अगर दिया और एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो फिर उम्र कैद और उसके साथ साथ
उम्र कैद हो सकती है या 10 साल तक की बामुशक्कत सज़ा होगी और साथ जुर्माना होगा। अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ और अगर एग्जीक्यूट हो गया तो फिर उसको फॉल्स एविडेंस देने की वजह से उसको सज़ाए मौत होगी या दूसरी जो सज़ा जो यहाँ बताई गई है 10 साल कैद बामुशक्कत या उम्र कैद या ये जुर्माने की और इसके साथ जुर्माने की सज़ा ये हो सकती है। अच्छा, आगे इस पर कमेंट्री है। परजरी, ट्रुथ वाज द फाउंडेशन ऑफ जस्टिस एंड जस्टिस वाज द कोर एंड बेडरॉक ऑफ द सिविलाइज्ड सोसाइटी एंड दस कि जो भी सच है वो किसी इंसाफ की बुनियाद है और इंसाफ जो है वो किसी माशरे, किसी भी महज़ब माशरे में रीढ़ की हड्डी है। Thus, any compromise on truth amounted to a compromise on society's future as a just, fair and civilized society. तो फिर अगर आप सच पे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो तो इसका मतलब है आपने जो मुस्तकबिल में माशरे का जो मुस्तकबिल था बतौर एक फेयर एंड जस्ट, मुनसिफ मिजाज और आदिल और महज़ब माशरे के तौर पर जो उसका मुस्तकबिल था उस पर आपने समझौता कर लिया। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट द रूल falsus in uno falsus in omnibus shall henceforth be an integral part of the country's jurisprudence in criminal cases। तो फिर वो जो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट की ये डायरेक्शन है कि ये जो रूल है ना falsus in uno falsus in omnibus shall be वो कंट्री का जो जुरिस्प्रूडेंस है क्रिमिनल केसेस का ये इंटीग्रल पार्ट लाजमी हिस्सा होना चाहिए। एंड द सेम शैल बी गिवन इफ़ेक्ट टू, और इसको मौसर होना चाहिए फॉलोड एंड अप्लाइड बाय ऑल कोर्ट्स इन द कंट्री इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट, और इसको मुकम्मल तौर पर इस पर जो मुल्क की अदालतें हैं उसमें इसको अप्लाई किया जाना चाहिए और इसको फॉलो किया जाना चाहिए। एंड दैट अ विटनेस फाउंड बाय अ कोर्ट टू हैव रिस्टोर्ड टू अ डेलिब्रेट फॉल्सहुड ऑन अ मटीरियल एस्पेक्ट शैल, और फिर अगर पता लगता है कोर्ट को कि कोई विटनेस था जिसने कोई किसी किस्म का जानबूझ के झूठ कुछ बोला है, कुछ झूठ बयान किया है, तो फिर उसे शैल विदाउट एनी लैटिट्यूड इनवेरिएबली बी प्रोसीडेड अगेंस्ट फॉर कमिटिंग परजरी, तो फिर उस पर परजरी का जो है परजरी कमिट करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह है जी PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 527। यानी इस सारे का निचोड़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़ेह ये फ़ैसला है कि जो कोई भी इस तरह का इक़दाम करता है तो उसके ख़िलाफ़ परजरी की कार्रवाई होनी चाहिए और इसको मुल्क की तमाम अदालतों में लेटर एंड स्पिरिट के साथ इसको फॉलो किया जाना चाहिए। और जो क्योंकि जो सच है वो इंसाफ की बुनियाद है और जो इंसाफ है ये किसी भी महज़ब माशरे में बहुत ज़्यादा अहम है और ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये जो है लैटिन मेरे ख्याल में टर्म है ये आ गई है, ये इसको सर्च कर लेते हैं FALSUS। चलें इसको मार्क कर लेते हैं, मैं मज़ीद इसको सर्च करके तो आपको बता दूंगा कि ये क्या है इस टर्म के मानी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, आगे है दूसरी साइटेशन है, कमेंट्री अभी चल रही है। इस्लाम नॉट ओनली enjoined गिविंग टेस्टिमनी, इट also forbade concealing it because concealing evidence was something that was disapproved in Islam and detested by its nature। ये है कि इस्लाम ना सिर्फ जो है शहादत देने पर जो है, एक मिनट, to lay upon enjoined to lay upon as an order to command। अच्छा, ना सिर्फ इस्लाम जो है वो शहादत देने का हुक्म देता है कि आप गवाही दो, बल्कि इस बात को सख्त नापसंद करता है कि कहीं पर कोई शहादत छुपाई जाए, और इसको इस्लाम बहुत नफ़रत की निगाह से देखता है इसकी नेचर की वजह से। इसको डिसअप्रूव करता है कि कहीं पर आप किसी शहादत को छुपाओ। गिविंग फॉल्स टेस्टिमनी हैड मैनी इवल्स सो इट स्पोर्टेड फॉर इट स्पोर्टेड फॉल्सहुड अगेंस्ट द ट्रूथ।
और जो है झूठी गवाही देना है, इसकी बहुत सी बुराइयां हैं, क्योंकि आप फिर इसमें जो सच के बदले झूठ को सपोर्ट करते हो। एंड प्रमोटेड इनजस्टिस एंड एग्रेशन अगेंस्ट जस्टिस, तो फिर आपसे इस नाइंसाफ़ी और इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है एग्रेशन, तासुब, आप उसको फैलाते हो। इट ऑल्सो अफेक्टेड फेयरनेस एंड इक्विटी एंड पोज्ड डेंजर टू पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इससे फिर यह है कि इंसाफ को ख़तरा होता है, इक्विटी को ख़तरा होता है, अदल और इंसाफ को, और ये जो है माशरे को ख़ास उसकी सिक्योरिटी को और उसकी सेफ्टी को एक ख़तरा लाहक हो जाता है। कॉर्पस ऑफ ट्रेडिशन of the holy prophet peace be upon him also provided the false testimony was one of the greater sin। और जो है हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिवायात हैं उनका जो उनकी जो रूह है वो भी, एक मिनट, अच्छा, उस पर भी जितना रिटन कॉर्पस है, रिटन मटेरियल जो भी है राइटिंग में, वो जितना अवेलेबल है रिवायात का, वो भी ये बताता है कि जो इस्लाम है वो झूठी गवाही, इस्लाम में भी झूठी गवाही देना कबीरा गुनाहों में से गुनाह है। PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 527। टू कर्ब टेंडेंसी फॉल्स implication and to curb the tendency of false implication and in order to less, यानी यहाँ नहीं लिखा हुआ, मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा था, यहाँ तो लिखा हुआ है to curb tendency false implication and in order to lessen tendency of false implication notice was issued to complainant as to why he should not be convicted under 194 PPC for fabricating and giving false evidence with intent to procure conviction on capital charge। इस टेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए कि जो फॉल्स इम्प्लिकेशन की जाती है, झूठे तौर पर किसी को फंसाया जाता है, और या इस टेंडेंसी को कम करने के लिए जो कंप्लेनेंट था उनको नोटिस इशू किया गया कि आप शो का नोटिस कि उनको एक नोटिस इशू किया गया कि आप बताएं कि क्यों आपको चार्ज ना किया जाए अंडर सेक्शन 194 PPC के फॉर फैब्रिकेटिंग एंड गिविंग फॉल्स एविडेंस, इस इंटेंट से कि आप कैपिटल जो ऑफेंस था उसके खिलाफ, उस ऑफेंस की कन्विक्शन प्रिक्योर करना चाह रहे थे, तो क्यों ना आपके खिलाफ इस सेक्शन 194 के तहत कार्रवाई की जाए। यह है जी PLJ 2003 क्रिमिनल केसेस लाहौर पेज नंबर 788 DB। अच्छा, आगे आ गया है जी सेक्शन 195 giving or fabricating false evidence with intent to procure conviction of offence punishable with imprisonment for life or for a term of 7 years or upwards। उसमें था जो सेक्शन 194 है, उसमें था किसी के खिलाफ कैपिटल जो है ऑफेंस, उस पे आपने कैपिटल जो ऑफेंस है उसके ख़िलाफ़ आप पनिशमेंट प्रिक्योर करना चाह रहे थे। यहाँ पर है कि फॉल्स एविडेंस बनाया है, किस नीयत से खिलाफ के कन्विक्शन कहाँ पे हासिल करना चाह रहे हो, एक ऐसे ऑफेंस पर जिसकी सज़ा उम्र कैद है या 7 साल तक कैद है या इससे ज़्यादा है, यानी 7 साल तक या उससे ज़्यादा या उम्र कैद की अगर सज़ा है, ऐसी कन्विक्शन आप हासिल करना चाह रहे हो झूठा सबूत देकर, कोई फैब्रिकेटेड एविडेंस देकर, तो फिर उसकी क्या सज़ा होगी। Whoever gives or fabricates false evidence intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause, यानी झूठा बयान देता है और उससे उसको पता है कि वो ऐसा करना चाहता है या वो जानता है कि गालिब इम्कान है कि ऐसा हो जाए। Any person to be convicted, कि कोई शख्स है वो कन्विक्ट हो जाए of an offence which by any law for the time being enforced is not capital, कि वो कैपिटल ऑफेंस तो नहीं है लेकिन उसके अलावा उसको कन्विक्ट करना चाह रहे हो कैसे ऑफेंस का जो कैपिटल नहीं है, कोई भी किसी भी कानून के तहत जो फॉर द टाइमिंग इन फोर्स है, जो कि कैपिटल नहीं है बट पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लेकिन उसकी उम्र कैद की सज़ा है, और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 7 years और अपवर्ड्स, या फिर उसको ऐसी उस पर सज़ा है जो 7 साल है या उससे ज़्यादा है। शैल बी पनिश्ड, यानी जिसने भी ये काम किया है कि ऐसी कन्विक्शन हासिल करने की कोशिश की है जो कि उम्र कैद तक थी या 7 साल या उससे ज़्यादा थी और उसके लिए झूठा सबूत पेश किया, तो उसके क्या सज़ा होगी। शैल बी पनिश्ड एज अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ दैट ऑफेंस वुड बी लाइबल टू बी पनिश्ड, तो उसको वो सज़ा दी जाएगी कि अगर ये जुर्म उस पर ये इस झूठे सबूत से जिस जुर्म को ये साबित करना चाह रहा था वो साबित हो जाता,
तो उस इंसान को जो सज़ा मिलनी थी वही सज़ा इसको मिलेगी, वो झूठा सबूत देने की वजह से। यानी अगर कोई कन्विक्शन हासिल कर रहा है झूठा सबूत देकर और सज़ा करवाना चाह रहा है उसको, उम्र कैद सज़ा या 7 साल की उससे ज़्यादा की सज़ा, तो अब जो सज़ा ये उसको दिलवाना चाह रहा था वही सज़ा इसको मिलेगी। इसके आगे जी इलस्ट्रेशन है। ए गिव्स फॉल्स एविडेंस बिफोर अ कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटेंडिंग देयर टू कॉज जी टू बी कन्विक्टेड ऑफ अ डकैती। वो उसको डकैती का जो है कन्विक्ट करना चाह रहा था फॉल्स एविडेंस दे के कोर्ट ऑफ जस्टिस में। द पनिशमेंट ऑफ डकैती इज़ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर। और डकैती की सज़ा क्या है, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, उम्र कैद है, या फिर 10 साल तक की कैद की सज़ा है विद और विदाउट फाइन। इस लाइबल साथ और बगैर जुर्माने के साथ या जुर्माने के बगैर। ए देयरफॉर लाइबल टू सच इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट फाइन। तो अब चूँकि ये यही सज़ा हासिल करना चाह रहा, तो फिर इसकी सज़ा क्या होगी, या तो उम्र कैद होगी या सज़ा होगी और उसके साथ जुर्माना होगा या जुर्माने के बगैर होगी। यानी जो सज़ा उसको दिलवाना चाह रहा था वही सज़ा इसको मिलेगी। आगे है जी सेक्शन 196, यूजिंग एविडेंस नोन टू बी फॉल्स। ऐसे एविडेंस को इस्तेमाल करना जिसको वो जानता है कि वो झूठा है। हु एवर करप्टली यूजेज और अटेम्प्ट्स टू यूज़ एज ट्रू और जेन्युइन एविडेंस, यूजिंग एविडेंस एज ट्रू और जेन्युइन एविडेंस एनी एविडेंस विच ही नोज टू बी फॉल्स और फैब्रिकेटेड। कोई इंसान अगर किसी ऐसा करता है कि किसी एविडेंस को बतौर सच्चा सबूत इस्तेमाल करता है हालांकि वो जानता है कि सबूत झूठा है, शैल बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज ही गेव और फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस। तो उसको ऐसा ही करप्टली यूजेज और अटेम्प्ट टू यूज़, अच्छा शैल बी पनिश, उसको इस तरह सज़ा दी जाएगी एज इफ़ ही गेव अ फैब्रिकेटेड और फॉल्स एविडेंस, जैसा कि उसने कोई फॉल्स और झूठा एविडेंस देने की जो सज़ा है वही उसको सज़ा मिलेगी। आगे है सेक्शन 197 विच ही नोज टू बी फॉल्स। अच्छा वो जानते हैं। इशूइंग और साइनिंग ऑफ फॉल्स सर्टिफिकेट, झूठा सर्टिफिकेट अगर साइन करता है। Whoever issues or signs any certificate required by law to be given or signed or relating to any fact of which such certificate is by law admissible in evidence। कोई भी शख्स अगर कोई इशू करता है या साइन करता है ऐसा सर्टिफिकेट जो कानूनी तौर पर साइन किया जाता था और किसी ऐसे मामले से मुतल्लिक है कि जब इस एविडेंस को, इस सर्टिफिकेट को बतौर एविडेंस पेश किया जाए तो ये एडमिसिबल हो। नोइंग और बिलीविंग दैट सच सर्टिफिकेट इज़ फॉल्स इन एनी मटीरियल पॉइंट, ये जानते हुए भी किसी भी मटीरियल पॉइंट के लिहाज से ये जो एविडेंस है ये झूठा है। शैल बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ़ ही गेव फॉल्स एविडेंस, तो फिर उसको ऐसी ही सज़ा मिलेगी जैसे उसने कोई झूठा सबूत दिया हो, कोई झूठी गवाही दी हो। झूठी गवाही की सज़ा हम पीछे मेरे ख्याल में पढ़ रहे हैं। फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, अच्छा यहाँ पे ऑफेंस ऊपर चली है कि गिविंग सेक्शन 191 में है, गिविंग फॉल्स एविडेंस सेक्शन 192 में भी फॉल्स ये है। फॉल्स ये फैब्रिकेटिंग है और वो गिविंग फॉल्स एविडेंस है। यहाँ इसकी सज़ा किसी जगह पर अगर आ गई हो तो गिव्स एविडेंस से हैज़ गिवन फॉल्स एविडेंस, ठीक है। अच्छा सेक्शन 193 में इनकी पनिशमेंट है गिव्स फॉल्स एविडेंस इन एनी स्टेज और फैब्रिकेट्स फॉल्स एविडेंस, तो इसको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। किसी भी डिस्क्रिप्शन की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 7 साल की और उसके साथ साथ इसको जुर्माना भी होगा। यानी अब जो वहाँ कह रहे हैं कि ऐसा ही समझा जाएगा कि उसने फॉल्स एविडेंस दिया है, तो और गिविंग फॉल्स एविडेंस की जो ऑफेंस है ये इसकी डिफ़ाइन हुआ है सेक्शन 191 में, और फैब्रिकेटिंग जो है ये फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस ये डिफ़ाइन हुआ है सेक्शन 193 में, और सेक्शन 192 में ये डिफ़ाइन हुआ है फैब्रिकेटिंग का, और गिविंग का है जी 191 में, फैब्रिकेटिंग का है 192 में, और 193 में आई इनकी पनिशमेंट जो कि है
किसी भी डिस्क्रिप्शन की 7 साल की सज़ा और उसके साथ साथ जुर्माना भी होगा। एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, उसके साथ साथ जुर्माना भी होगा। तो अब अगर कोई ऐसा देता है, कोई सर्टिफिकेट साइन या इशू करता है, तो फिर ऐसे ही होगा कि उसने फॉल्स एविडेंस दिया है। अब आगे आगे जी सेक्शन 198, यूजिंग एज ट्रू अ सर्टिफिकेट नोन टू बी फॉल्स, कोई सी ऐसे सर्टिफिकेट को इस्तेमाल करना जो कि झूठा है, लेकिन ये सच्चा बना के उसको इस्तेमाल करना हालांकि जानता हो कि ये झूठा है। Whoever corruptly uses or attempts to use any certificate as a true certificate, कोशिश इस्तेमाल करता है या इस्तेमाल करने की कोशिश करता है किसी सर्टिफिकेट को सच्चा बना के हालांकि वो झूठा है, knowing the same, ये बात जानते हुए, to be false in any material point, किसी भी लिहाज से वो false है, shall be punished in the same manner as if he gave false evidence, तो ऐसा ही होगा जैसे उसने कोई false evidence दिया है। आगे है जिस पर कॉमेंट्री, पुलिस हैज़ ऑल्सो टेकन इनटू पोजेशन टोर्न पीसेज ऑफ होली कुरान, होली कुरान के शहीद जो औराक थे उनको भी पोजेशन में लिया। PWs रिट्रेटेड दैट appellant यूज्ड indecent लैंग्वेज अगेंस्ट होली प्रॉफिट खुलफा राशिदीन एंड अहले बैत। Prosecution has proved its case beyond any shadow of doubt। अच्छा, क्योंकि पुलिस ने जो कुरान पाक को शहीद किया गया था वो औराक भी अपने कब्ज़े में लिए थे, और जो थे अच्छा, उसने क्या किया था, एक लफ्ज़ आया है, और एक मिनट ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ाने दो, ठीक है, REITR, reiterate a second time to say something, या किसी चीज़ को दोबारा कहना, रिपीट करना, repeatedly, reiterate, किसी चीज़ को रिपीटेडली कहना है, बार बार कहना। उसने कहा था कि इसने जो एपेलेंट था उसने इनडिसेंट लैंग्वेज इस्तेमाल की थी अगेंस्ट द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, खुलफा राशिदीन और अहले बैत के ख़िलाफ़। तो प्रोसिक्यूशन ने जो था अपना केस बियॉन्ड हैज़ proved its case beyond any shadow of doubt। ये साइटेशन है जी PLJ 2001 क्रिमिनल केसेस लाहौर, पेज नंबर 248। अच्छा, आगे है जी सेक्शन 199, फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन डिक्लेरेशन विच इज़ बाय लॉ रिसीवेबल एज एविडेंस, झूठी शहादत देना, फॉल्स स्टेटमेंट देना इस तरह के डिक्लेरेशन में कि जिसको लॉ में बतौर एविडेंस इस्तेमाल किया रिसीव किया जा सकता है, जो कि एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसा ऐलान करना, एक ऐसा एलानिया स्टेटमेंट देना जिसको लॉ में बतौर एविडेंस इस्तेमाल किया जा सकता है और वो झूठा हो, यानी झूठी स्टेटमेंट दी है। Whoever in any declaration made or subscribed by him, which declaration any court of justice, any public servant or other person is bound or authorized by law to receive as evidence of any fact। अच्छा, क्या है कि जो कोई भी ऐसा डिक्लेरेशन करता है, एनी डिक्लेरेशन मेड और सब्सक्राइब्ड बाय हिम, जिसको वो यानी लिखता है या डिक्लेयर करता है किसी भी स्टेटमेंट को, एनी डिक्लेरेशन, कोई भी डिक्लेरेशन है या उसको बयान करता है, उसको लिखता है, शेल विच डिक्लेरेशन एंड जिस और ऐसा वो डिक्लेरेशन है, कोई भी किसी ने भी कोई डिक्लेरेशन दिया है और वो डिक्लेरेशन ऐसा है कि जिसको कोर्ट ऑफ जस्टिस में या किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने, किसी के सामने जो भी कानूनी तौर पर पाबंद है एविडेंस लेने का, उसके सामने अगर उसको पेश किया जाए तो वो उसको बतौर सबूत ले। मेक्स एनी स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स, और वो ऐसी स्टेटमेंट देता है कि झूठी है, विच इज़ ईदर ही नोज़ और बिलीव्स टू बी फॉल्स और डज़ नॉट बिलीव टू बी ट्रू, जिसको वो जानता है या वो यकीन रखता है कि झूठी है या वो ये यकीन रखता है कि वो सच्ची नहीं है। टचिंग एनी मटीरियल पॉइंट टू द एनी मटीरियल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और किसी भी उसके मटीरियल पॉइंट से वो ताल्लुक़ रखती है। और विच द डिक्लेरेशन इज़ मेड और यूज्ड
फॉर विच, जिसके लिए भी वो डिक्लेरेशन की गई है उसके किसी भी मटेरियल पॉइंट से ताल्लुक़ रखती है और उसने वो बयान दिया है झूठा, शैल बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज ही गेव फॉल्स एविडेंस, तो उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे उसने कोई फॉल्स एविडेंस पेश किया है। यानी कोई फॉल्स स्टेटमेंट देनी है किसी डिक्लेरेशन में, ऐसा डिक्लेरेशन जिसको लॉ में बतौर एविडेंस जो था वो रिसीवेबल था, जिसको अगर किसी भी कोर्ट ऑफ जस्टिस में या किसी पब्लिक सर्वेंट में अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने किसी और पर्सन के सामने जो भी ऑथोराइज्ड बाय लॉ था अगर पेश किया जाता तो उसको बतौर सबूत लिया जाता। और इसने इस सूरत हाल में अगर झूठी स्टेटमेंट दी है तो वो ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे उसने कोई फॉल्स एविडेंस पेश किया है। अच्छा 2000 सॉरी इसका सेक्शन है 200 पीपीसी का, यूजिंग अ ट्रू सच डिक्लेरेशन नोइंग इट टू बी एज ट्रू सच डिक्लेरेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स, किसी ऐसे जो डिक्लेरेशन है उसको आप बतौर सच्चा डिक्लेरेशन इस्तेमाल करें ये जानते हुए कि भी वो झूठा है। Whoever corruptly uses or attempt to use as true any such declaration, जो कोई भी करप्टली यानी बदनीति से बदनुमानी से ऐसे डिक्लेरेशन को अगर वो सच्चे के तौर पर इस्तेमाल करता है, नोइंग द सेम टू बी फॉल्स इन एनी मटीरियल पॉइंट, और ये जानते हुए भी किसी भी मटीरियल पॉइंट से ये जो है ये झूठा है, shall be punished in the same manner as if he gave false evidence, तो फिर ऐसे ही उसको समझा जाएगा कि जैसे उसने झूठा एविडेंस दिया है। इसके आगे है जी एक्सप्लेनेशन, a declaration which is inadmissible merely upon the ground of some informality is a declaration within the meaning of section 199 and 200। एक ऐसा डिक्लेरेशन जो कि इनएडमिसिबल है, सिर्फ इस बुनियाद पर कुछ इनफॉर्मेलिटी की बुनियाद पर अगर वो इनएडमिसिबल भी है तो भी ऐसा जो डिक्लेरेशन है ये इन सेक्शंस के मीनिंग में आ सकता है, 199 और 200 में के मीनिंग में आ जाता है। यानी अगर कोई डिक्लेरेशन है वो इस लिहाज से कोर्ट में एडमिसिबल तो नहीं है कि वो थोड़ा इनफॉर्मल है, कोई फॉर्मल तरीका नहीं है उसको, ये फॉर्मली वो प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, लेकिन इस वजह से लेकिन डिक्लेरेशन तो है, यानी कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है सिर्फ अपनी इनफॉर्मेलिटी की वजह से, अदरवाइज़ वो एक डिक्लेरेशन है तो फिर ऐसा डिक्लेरेशन भी गो कि वो इनएडमिसिबल है कोर्ट में अपनी इनफॉर्मेलिटी की वजह से, लेकिन फिर भी ऐसा जो डिक्लेरेशन है वो भी सेक्शन 199 में और सेक्शन 200 जो है उसके अंदर ये कवर है। आगे जी है सेक्शन 201, कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस और गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर। ठीक है कि कोई भी ऐसी मालूमात देना इस तरह ऐसा करना कि कोई जो एविडेंस ऑफ ऑफेंस है वो डिसअपीयर हो जाए। टू साइन अप टू पे मनी टू कंट्रीब्यूट टू प्रॉमिस बाय टू राइट। ठीक है, सब्सक्राइब यहाँ राइट के मानो में पिछले वो उसमें आया था तो मैंने उसकी ट्रांसलेशन राइट की थी कि चाहे वो एनी डिक्लेरेशन मेड और सब्सक्राइब, तो वो मैं देख रहा था कि वाकई वहाँ राइट के मानों में इस्तेमाल हो सकता है तो वो हो सकता है। अच्छा, अब इसमें आ रहा है ये था सेक्शन 199 की बात कर रहा था और सेक्शन 201 किसी ऑफेंस का जो एविडेंस है उसको डिसअपीयर करने की कोशिश करना या कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना, किस लिए कि आप किसी ऑफेंडर को छुपा रहे हो। whoever knowing or having reason to believe that offense has been committed, किसी को ये वो जानता है या उसके पास ये रीज़न टू बिलीव है कि कोई जुर्म हो चुका है, causes any evidence of the commission of that offense to disappear with the intention of screening the offender from legal punishment। ठीक है, और वो वहाँ से जो कोई एविडेंस है उसकी ऑफेंस की कमीशन का उसको वहाँ से डिसअपीयर कर देता है इस लिहाज से कि जो मुजरिम है उसको मैं सज़ा से बचा सकूँ। और विद इंटेंशन गिव्स एनी इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग द ऑफेंस विद विच ही नोज़ और बिलीव्स टू बी फॉल्स, या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है और विद दैट इंटेंट, और इसी इंटेंट के साथ, ये जो पहले हमने जिक्र कर चुके ना कि मुजरिम को सज़ा से बचाना है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है उस ऑफेंस के मुतालिक जो वो जानता है कि
जो वो जानता है या वो यकीन रखता है कि वो झूठी है। अच्छा, अब सूरत हाल आगे दो बन जाएंगी, नहीं दो से ज़्यादा हैं, दो तीन सूरत हाल हैं। एक तो यह है कि जिस ऑफेंस को वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, जिस ऑफेंस से मुजरिम को, वो एक कैपिटल ऑफेंस है, यानी वो कोई एविडेंस डिसअपेयर कर रहा है या कोई झूठी मालूमात दे रहा है ताकि मैं मुजरिम को बचा सकूँ, और मुजरिम जो है वो कैपिटल ऑफेंस का है। इफ़ अ कैपिटल ऑफेंस शेल इफ़ द ऑफेंस विच ही नोज़ और बिलीव्स टू हैव बीन कमिटेड इज़ पनिशेबल विद डेथ, और उस ऑफेंस की जो सज़ा थी वो डेथ है, तो अब उसको शेल बी पनिश्ड, वो जिस जुर्म से मुजरिम को जिस जुर्म की सज़ा से बचा रहा है, वो जुर्म दरअसल ऐसा है जिसकी सज़ाए मौत होनी थी, तो फिर क्या होगा, शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 years, तो फिर किसी भी डिस्क्रिप्शन की उसको 7 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है। एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसके साथ साथ उसको जुर्माना भी होगा। एक सूरत हाल ये होगी। अगली क्या है, इफ़ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, अगर वो ऐसे जुर्म को छुपा रहा है जिसकी सज़ा जो थी उम्र कैद है, उसके बारे में क्या होगा। एंड इफ़ द ऑफेंस इज़ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years, और या तो उसकी उम्र कैद सज़ा थी या फिर 10 साल तक की उसको सज़ा हो सकती थी। शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, तो फिर उसको 3 साल तक की किसी भी डिस्क्रिप्शन की सज़ा हो सकती है और उसके साथ साथ उसको जुर्माना भी होगा। इफ़ पनिशेबल विद लेस दैन 10 years इम्प्रिजनमेंट, और अगर कोई ऐसे जुर्म को छुपा रहा है जिसकी सज़ा 10 साल से कम थी। इफ़ ऑफेंस इज़ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग टू 10 years, कोई किसी ऐसे जुर्म को छुपा रहा है जिसकी सज़ा 10 साल से कम थी, अगर कोई इस तरह करता है, इफ़ ऑफेंस इज़ पनिशेबल विद, किसी को भी कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो 10 साल से कम की उसकी सज़ा है, शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, ठीक है, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और विद फाइन और विद बोथ, ठीक है। अब कोई ऐसा जुर्म था जिसकी सज़ा 10 साल से कम थी, 10 साल से कम का जुर्म था वो, और उसने इसको छुपाने की कोशिश की। अब इसको जो सज़ा होगी वो ये है कि इम्प्रिजनमेंट उसी डिस्क्रिप्शन की होगी जिस जुर्म को वो छुपाना चाह रहा था ना, उसकी जिस डिस्क्रिप्शन की सज़ा होनी थी, यानी सिंपल थी या रिगोरस थी, जो भी जिस डिस्क्रिप्शन की उसकी कैद थी, उसी डिस्क्रिप्शन की इसकी कैद होगी। शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, जिस ऑफेंस को उसने छुपाने की कोशिश की है, उस ऑफेंस की कैद की जो डिस्क्रिप्शन थी वही इसकी डिस्क्रिप्शन होगी कैद की। फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, और उस ऑफेंस की जितनी लंबी से लंबी सज़ा थी उसका तकरीबन 1/4 जो है उस तक इसको सज़ा दी जा सकती है। यानी अगर उसकी 10 साल थी तो इसको 10 साल का 1/4 2.5 साल, यानी 2 साल 6 माह फिर इसको दी जा सकती है, और विद फाइन और विद बोथ, और इसके साथ साथ इसको जुर्माना भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। आगे है जी इलस्ट्रेशन। ए नोइंग दैट बी हैज़ मर्डर्ड जी, ए ये जानता है कि बी ने जी का कत्ल किया है। असिस्ट बी टू हाइड द बॉडी विद इंटेंशन ऑफ स्क्रीनिंग बी फ्रॉम पनिशमेंट, और वो बी की मदद करता है कि वो जो लाश है उसको छुपा सके ताकि वो उस सज़ा से बच जाए। ए इज़ लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर 7 years एंड ऑल्सो टू फाइन, तो ए जो है उसको 7 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है किसी भी डिस्क्रिप्शन के साथ, और उसके साथ साथ उसको जुर्माना भी हो सकता है। एंड ऑल्सो टू फाइन, यानी और साथ जुर्माना है, और नहीं है, यानी ऑप्शन नहीं है ये होगा ये वो होगा, या के साथ नहीं बल्कि एंड के साथ है। Commentary. Disappearance of evidence. Prima facie there was nothing on record which could confirm that alleged deceased had actually died because his dead body was not recovered by then. Pre-arrest bail of accused was confirmed in circumstances. जो pre-arrest bail थी वो confirm कर देगी। Prima facie कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे confirm हो सकता कि जो मुबैना तौर पर मरने वाला है वो एक्चुअली मर गया है, क्योंकि उसकी डेड बॉडी रिकवर ही नहीं हुई थी, और तो प्री अरेस्ट बेल थी। इस तरह के हालात में उनको कंफर्म कर दिया गया था। 2019 SCMR पेज नंबर 1923। नो एविडेंस वॉज अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड दैट द पिटिशनर प्रोवाइडेड हेल्प टू द मेन एक्यूज्ड इन कमीशन ऑफ मर्डर।
कोई भी ऐसा एविडेंस रिकॉर्ड पर नहीं आया था कि जो पिटिशनर था उसने जो पिटिशनर है उसने मेन एक्यूज को किसी तरह से भी कत्ल करने में उसको कोई हेल्प प्रोवाइड की थी। एज प्राइवेट विटनेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन हैड क्लेम्ड दैट unknown friends of the main accused took the body in ambulance, क्योंकि जो कोई ऐसा एविडेंस रिकॉर्ड पर अवेलेबल नहीं था कि जो पिटिशनर था उसने मेन एक्यूज़ की जो है कत्ल करने में मदद दी थी, क्योंकि जो प्राइवेट विटनेस प्रोसिक्यूशन का प्राइवेट विटनेस ना उसने बताया था कि अननोन फ्रेंड्स थे मेन एक्यूज़ के, वो जो थे डेड बॉडी को एम्बुलेंस में ले गए एंड प्रोवाइडेड हेल्प फॉर हर स्पल्चर विदाउट लास्ट बाथ एंड श्राउड विच अमाउंटेड टू इंसल्ट द ह्यूमन कॉर्प्स। और उन्होंने जो है उसको क्या किया है, मेरे ख्याल में उसकी तदफीन कर दी है बग़ैर उसको आखिरी गुस्ल दिए और या उसको कफन दिए। श्राउड जो है वो कफन होता है, यानी उसको कफन और गुस्ल के बग़ैर ही एक मिनट ये लफ्ज़ देख लेते हैं फिर भी SEPULTURE किधर गया, तुमसे गुम बड़ी जल्दी हो जाता है। SEPULTURE सेपल्चर द एक्ट ऑफ अल्टरनेट सेपल्चर अब बरियल चैम्बर, ठीक है, कब्र किसी बरियल चैम्बर कब्र में, यानी उसको दिपा दिया प्रोवाइडेड फॉर ऑल सेपल्चर विदाउट तदफीन है ना, द प्लेस ऑफ बरियल चैम्बर, ठीक है, कब्र ही है। अच्छा, उसको उन्होंने कब्र के हवाले कर दिया और बग़ैर उसके यानी गुस्ल के और बग़ैर उसको कफन दिए, जो कि इंसानी जो है इंसानी लाश की तौहीन है उसके बराबर है। एलिगेशंस लेवल बाय द सेड विटनेस अगेंस्ट द पिटिशनर फेल अंडर सेक्शन, तो भाई ये किस सेक्शन में आ रहे थे? जो एलिगेशन इसने लगाए थे 200 सेक्शन 201, 202, 297 PPC विच प्रोविजंस ऑफ द लॉ वर बेलेबल, और ये बेलेबल थे। पिटिशनर वॉज एडमिटेड टू बेल इन सर्कमस्टांसिस, तो इस तरह के जो हालात थे उसमें उसको बेल ग्रांट कर दी गई थी। ये है जी साइटेशन 2019 MLD पेज नंबर 94। यानी एलिगेशन उस पर ये लगे थे कि उसने लाश को जाके बग़ैर वो तजहीज़ व तकफीन के उसने चूँकि हवाला खाक सुपुर्द खाक कर दिया था और ये इंसानी तौहीन थी और ये सेक्शन उस पर अटैक्ट होते थे, लेकिन प्रीमा फेशी कोई ऐसा रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था, लिहाजा उसको बेल ग्रांट कर दी गई थी इस तरह के मामले में। Acid had been thrown on the dead body so that the identity could be concealed, उस पर तेज़ाब फेंक दिया गया था ताकि उसकी जो शनाख्त है उसको छुपाया जा सके। Therefore at the most section 201 could be applicable and not section 336B, चूँकि ये तेज़ाब फेंका गया था ताकि उसको जुर्म को जो है लाश की शनाख्त को छुपाया जा सके, तो सेक्शन 201 एप्लीकेबल था उस पर और सेक्शन 336B जो है ये एप्लीकेबल नहीं था। ये बताता है 2019 PCRLJ 256। अच्छा, moreover the prosecution story did not sound to reason since the accused and co-accused could not be expected to hatch a conspiracy। जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी थी वो उसमें कोई रीज़न नहीं नज़र आ रही थी, क्योंकि एक्यूज़ और क्यू थे वो उनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती थी कि उन्होंने किसी मर्डर की कॉन्स्पिरेसी बनाई हो इन अ मैनर दैट इट शुड बी नोन टू द रिलेटिव्स और नियर वंस और कंप्लेनेंट और द डिसीज्ड। अच्छा, उन्होंने इस तरह से बताई कि ये जो थी कत्ल की साजिश ये इन लोगों को भी पता लग गई, जो उसके मरने वाले के जो करीबी थे, रिश्तेदार थे, या मरने वाला था या जो कंप्लेनेंट था, सबको किसी भी तरह से उसके बाद उनको ये इस तरह साजिश की गई कि इन लोगों के भी इल्म में आ जाए। तो ऐसा यानी इसको रीज़न एक्सेप्ट नहीं कर रही कि कैसे कोई बंदा इस तरह की साजिश करेगा कि कत्ल करने वाले जिसने कत्ल होना है उसको और उसके करीबी और रिश्तेदार वगैरह उनको पता था इस बारे में, ये फिर तो साजिश तो ना हुई। क्वेश्चन ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्यूज्ड एंड को एक्यूज्ड
नीडेड फर्दर प्रॉब विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 497 सब क्लॉज 2 CRPC। जो क्वेश्चन था इसके एक्यूज़ और क्यू एक्सक्यूज़ की इन्वॉल्वमेंट का, ये अब केस है फर्दर नीड फर्दर प्रॉब, इसमें मज़ीद इंक्वायरी चाहिए थी और ज़्यादा तहकीक की ज़रूरत थी सेक्शन 497 क्लॉज बी के तहत, क्लॉज 2 के तहत CRPC की। एड इन टर्म प्री अरेस्ट बेल ग्रांटेड टू एक्यूज्ड एंड को एक्यूज्ड वाज कंफर्म्ड अकॉर्डिंगली। जो इंटरम बेल थी, प्री अरेस्ट बेल थी, उसको कंफर्म कर दिया गया एक्यूज्ड और को एक्यूज्ड के लिए। 2019 PCRLJ पेज नंबर 569। आगे है जी इसके इंग्रेडिएंट्स, ये सारी हम कमेंट्री पढ़ रहे हैं सेक्शन 201 के ऊपर। इंग्रेडिएंट्स है, 3 इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, इस ऑफेंस के, नॉलेज, कमीशन एंड इंटेंशन। NLR 1990 क्रिमिनल केसेस ही होंगे, पेज नंबर 213। ऑफेंस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूजेशन, PLD 1969 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 552। सेम ट्रांजैक्शन में जो ऑफेंस कमिट हुए हैं उनको टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूजेशन, उनको जो इल्ज़ाम उसका लगा उसकी बेस पर डिसाइड करना चाहिए। इससे तो नहीं समझ आ रही, शायद पूरी जजमेंट पढ़ के इसके बारे में कुछ समझ आ जाए। एक्यूज फाउंड टेकिंग अवे द स्कल ऑफ द डिसीज्ड विद ऑब्जेक्ट ऑफ कंसीलिंग इट। एक्यूज जो था वो उसकी खोपड़ी लेके जा रहा था ताकि इस मकसद के तहत कि उसको छुपा सके। 1969 SCMR 479, इसमें इस बारे में एक्सप्लेन किया होगा, इस पेज नंबर है जो है 1969 SCMR पेज नंबर 749। इस साइटेशन में इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया कि अगर कोई बंदा एक्यूज़ड है, वो पाया गया है, वो स्कल को लेके जा रहा था, खोपड़ी को लेके जा रहा था मरने वाले की, ताकि उसको छुपा दे। डिस्कवरी ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसके बारे में जजमेंट है PLJ 1978 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 19। रिकवरी ऑफ डेड बॉडी एट द इंस्टेंस ऑफ द एक्यूज्ड, जो इंस्टेंस का मतलब तो होता है वैसे मिसाल देना, यानी इसकी शनाख्त पर, एक्यूज की शनाख्त पर कोई डेड बॉडी रिकवर हुई। अर्जेंसी रिक्वेस्ट, प्रूफ, साइन, एग्जाम्पल, डेटाबेस, piece of evidence, occasion, illustration, डंजन भी ये है उसका कोई रिकवरी ऑफ डेड बॉडी एट द इंस्टेंस ऑफ द एक्यूज्ड, उसके इंक्यूज्ड के तौर पर, एक्यूज्ड के किसी मेरे में या पोजेशन में या उसने किसी जगह पे थी या उसकी रहनुमाई से। अब इन किसी मानों में इस्तेमाल हो रहा है। इंस्टेंस का वैसे तो मतलब होता है मिसाल देना, तो यहाँ इन मानों में कहीं इस्तेमाल हो रहा है। वैसे इसका एक मतलब ये भी है किसी की कोई जगह हो या कोई अगर उसकी एन अर्जेंट रिक्वेस्ट, इंसिस्टेंस, अर्जेंसी, class in object cases, dungeon or other period that is duplicated for each player, यानी उसके मकाम पर मेरे ख्याल में किसी इस मानों में इस्तेमाल हो रहा है कि उसके किसी मकाम के ऊपर डेड बॉडी जो है वो रिकवर हुई थी। 1969 PCRLJ पेज नंबर 1458। मेयर रिमूवल ऑफ डेड बॉडी विदाउट कंसीलमेंट, अगर सिर्फ डेड बॉडी वहाँ से रिमूव की गई है और उसको छुपाया नहीं गया तो ये है 1971 PCRLJ पेज नंबर 205। डेड बॉडी नॉट रिमूव्ड, इसको रिमूव नहीं किया गया था, ये जी है 1987 SCMR पेज नंबर 101। अल्ट्रेशन ऑफ कन्विक्शन, कन्विक्शन की कोई अल्ट्रेशन हुई थी, 1987 SCMR पेज नंबर 13। ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन एंड इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट, दो कमिटेड इन द सेम ट्रांजैक्शन, सेम ट्रांजैक्शन में हुआ था लेकिन ऑफेंस जो था वो बिल्कुल अलग था और एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस बनता था, सेपरेट और इंडिपेंडेंट ऑफेंस बनता था। ये बताता है जी 1993 PCRLJ पेज नंबर 1403।
एक्यूज कुड नॉट एक्सप्लेन वाई ही बर्न द डेड बॉडी इन हिज हाउस। एक्यूज ये नहीं बयान कर सका था कि क्यों उसने ये लाश अपने घर में जलाई है। ऑफेंस ऑफ कंसीलिंग डेड बॉडी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 201 पीपीसी कमिटेड, तो लिहाजा उसने सेक्शन 201 जो था पीपीसी का वो कमिट किया था। PLJ 2006 फेडरल शरीयत कोड पे नंबर 26। स्कोप 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स टू प्रूव द चार्ज, 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए अगर आप चार्ज को साबित करना चाहते हो। द एक्यूज्ड मस्ट नो दैट एन ऑफेंस हैज़ टेकन प्लेस। एक्यूज्ड को ये पता होना चाहिए कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है। द एक्यूज्ड बाय हिज एक्शन और इन एक्शन प्रिवेंटेड एविडेंस ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस टू बी कंसील्ड। तो अक्यूज़ ने था अपने एक्शन और इन एक्शन से जो है कमीशन ऑफ ऑफेंस का जो एविडेंस था उसको छुपाने की कोशिश की है। द एक्शन और इन एक्शन ऑफ द अक्यूज्ड मस्ट बी विद द इंटेंशन टू प्रिवेंट द एक्चुअल परपेट्रेटर ऑफ द ऑफेंस फ्रॉम बीइंग पनिश्ड, और उसका मकसद ये होना चाहिए कि जो असल मुजरिम है वो इससे उसको सज़ा से बचाया जा सके। यानी पहली चीज़ है कि उसको पता हो कि ऑफेंस हुआ है, दूसरी ये है कि उसने कुछ हरकत की है उसको किसी सबूत को छुपाने की, और तीसरा ये कि वो ये चाहता था कि मैं इसको छुपा दूं ताकि जो मुजरिम उसको सज़ा ना मिले। ये 3 इंग्रेडिएंट है। ये बताती है जी PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 146। ऑफेंस अंडर सेक्शन 201 इज़ इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट ऑफेंस, ये अलग से एक ऑफेंस है। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एज सुन एज एक्यूज्ड इज़ प्रूव टू हैव हिडन और कंसील्ड द क्राइम, और ये तभी हो जाता है जब ये साबित हो जाए कि इसने किसी सबूत को छुपाया है या हाइड किया या छुपाया है। विच वुड बी डन बाय डंपिंग डेड बॉडी ऑफ डिसीज्ड इन वेल, वो इस तरह से भी हो सकता है कि इसने जो मरने वाले की जो डेड बॉडी थी उसको किसी कुएं में फेंक दिया था। यहाँ तक है जी। ये साइटेशन है इसकी NLR 2004 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 300। तो ये सेक्शन 201 तक हमारा कवर हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 202 से स्टार्ट करेंगे।